तो कैसे हो मेरे कुछ कुछ लोग। तो आप लोगों ने थियरम्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आई होप कर ली होगी, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे थियरम आगे पढ़ चुके हैं। आज आगे थोड़े बहुत और थियरम्स अपन लेके आए हैं, ठीक है, भर भर के थियरम है। लेकिन आज के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है जो आपकी स्कूल के एग्जाम में 110% पूछा जाएगा, गारंटी भाई। ये वाला थियरम प्रूव दैट में होगा होगा और होगा ही। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे थियरम्स भी है कि जो आपको सिर्फ मेमोराइज करना है, जिसका फंडा आपको याद रखना है, उसके प्रूफ की कोई जरूरत होगी नहीं, ठीक है। तो हम 12 के 12 थियरम्स का प्रूफ नहीं देखने वाले। हमने जो आगे 6 थियरम्स पढ़े वो आज के लेक्चर में मैं और आपको 2-3 थियरम के प्रूफ के बारे में बताऊंगा, उतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन आज का लेक्चर, जिसमें हमें दिया हुआ है कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंट। कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंट, ऐसे कॉर्ड्स के जो सर्कल में इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्विडिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कि ऐसी चीजें कि जो एक दूसरे से कैसे डिस्टेंस पर होती है, इक्वल डिस्टेंस पर होती है, ठीक है। तो हमारे पास कॉर्ड्स है, 2 कॉर्ड्स होंगे जो सर्कल में सेंटर से कैसे डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। दे हैव इक्वल लेंथ ऑल्सो। हमें ये प्रूव करना है कि अगर आपके 2 कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं तो उनका सेंटर से तो उनका लेंथ भी कैसा होता है? इक्वल। अब लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर 2 कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होती है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। यहां पर इसका कन्वर्स पढ़ रहे हैं, उसका उल्टा थ्योरम हो गया, ठीक है। उस वाले थ्योरम में क्या पढ़ा था? कॉर्ड्स इक्वल तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल। यहां पे रोटेट हो जाएगी चीजें, उल्टी हो जाएगी कि अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल तो दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल, और वो हम प्रूव करने वाले हैं। उसके लिए सर पहले तो सर्कल बनाना पड़ेगा एक मस्त। चलो यहां पर अपन ने बना दिया गोला। मान लो यहां पर एक कॉर्ड ले रहा हूं मैं, इस कॉर्ड को अपन नाम दे देते भैया AB, और यहां पर मैं एक दूसरा कॉर्ड ले रहा हूं, ये उतनी लेंथ का नहीं लग रहा भाई, उसकी लेंथ का मैं बनाता हूं, ट्राई करता हूं। समझो ये दूसरा कॉर्ड है PQ, ठीक है। चलो ये दोनों कॉर्ड्स हमारे पास आ गए। हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि ये दोनों कॉर्ड जो है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दी सेंटर। इन दोनों कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस होगा तो मतलब परपेंडिकुलर लिया जाएगा। तो समझो ये जो डिस्टेंस है अपना, इसको मैं नाम दे देता हूं OM, यहां पर अपना सेंटर है O, यहां पर पॉइंट ले रहा हूं मैं N। तो ये भी अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। OM एक अपना डिस्टेंस हो गया, ON हमारा दूसरा डिस्टेंस हो गया। ये दोनों डिस्टेंस जो है बच्चों वो हमें कैसे दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि OM का जो मेजरमेंट होगा वो ON जितना ही होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर दूरी पर है तो ये वाला भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमें क्या प्रूव करना है भाई इसमें? सर हम ऐसा कुछ प्रूव करना चाहते हैं कि दोनों कॉर्ड्स की लेंथ दोनों बराबर साइज की होगी, मतलब कि AB की साइज और PQ की साइज दोनों इक्वल होगी सर। ओके, इसके लिए हम कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे वापस से। कॉन्ग्रुएंसी बनाने के लिए सर 2 ट्रायंगल होने चाहिए। आप किसी भी साइड पे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, O से लेकर A, O से लेकर P, वो 2 ट्रायंगल भी ले सकते हो, या फिर OB और OQ भी ले सकते हो। हम यहाँ पर ऊपर की साइड डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं ट्रायंगल इस बार। चलो तो सर हमें ये 2 ट्रायंगल क्लियरली दिख रहे हैं, ओके। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीज बताना चाहता हूं जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि अगर कोई सर्कल के सेंटर से ड्रॉ करी लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, अगर 90 डिग्री बनाती है, तो वो सर कॉर्ड को बाइसेक्ट भी तो करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो मतलब कि अगर मैं OM की बात करूं हियर, OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, बिल्कुल है सर। OM वाला जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। तो उसका मतलब AM की वैल्यू और MB की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो हम यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर AM इज इक्वल्स टू MB। अच्छा सर ये दोनों ही पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों ही पार्ट्स का जो मेजरमेंट होगा वो पूरी पार्ट से हाफ होगा। AM की वैल्यू और MB की वैल्यू ये AB से आधी मिलेगी, बिल्कुल सर। अगर मान लो मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि भाई AB 10 सेंटीमीटर का है, AB कितने सेंटीमीटर का है भाई? 10 सेंटीमीटर का है, तो A से लेकर M का डिस्टेंस, A से लेकर M का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा, आधा हो जाता है। तो मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूं, ये AB का हाफ होगा। डन है सर। आगे बात करता है
ऊपर वाले पार्ट के उसमें कौन परपेंडिकुलर सर, ओ एन परपेंडिकुलर है। ऑल्सो मैंने हीरो लिख दिया भाई, हियर होता है। ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। तो यहां पर भी सेम टू सेम चीजें होगी सर, पी एन का मेजरमेंट और एन क्यू का मेजरमेंट इक्वल होगा, देयरफॉर पी एन इज इक्वल्स टू एन क्यू, और इसका मेजरमेंट पी क्यू से आधा होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको याद करा दी कि ऐसा कोई चीज हम पढ़े थे, इसका हम यूज भी करने वाले। ठीक है, आगे वाले जो थियरम्स है वो बहुत सारे अपने सक्सेडिंग थियरम्स में यूज होंगे। ओके, अब बात आ जाता है भाई ट्राइंगल्स के ऊपर। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1 एंड 2। पहला ट्राइंगल कौन सा होगा सर, पहले ट्राइंगल का नाम होगा ओ एम ए, और दूसरा वाला ट्राइंगल होगा ओ एन पी। इन ट्राइंगल ओ एम ए, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा भैया, ट्राइंगल ओ एन पी। ओके सर, इन दोनों ट्राइंगल को हम जुड़वा प्रूव करने का ट्राई करेंगे। थोड़ा बहुत जुड़वा प्रूव करने के लिए चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं ओ एम की और ओ एन की, वो दोनों चीजें इक्वल है, पहले से ही इक्वल है सर, क्वेश्चन में ही गिवन था कि ये दोनों जो है डिस्टेंस वो इक्वल है। दूसरी चीज की मैं बात करता हूं ओ ए और ओपी, सर वो दोनों की दोनों रेडियस है, और सर्कल के अंदर आई गई हर एक रेडियस का मेजरमेंट इक्वल होता है। सो ओ ए इज इक्वल्स टू ओपी, रीजन में लिख देते हैं रेडी। ओके सर, दो चीजें इक्वल हो गई, तीसरी भी इक्वल हमें दिख रही है यहां पे, देख लो भाई, यहां पे आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, एक एंगल 90 डिग्री हो गया। एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन पी, रीजन में क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। अब यहां पर सर दो साइड्स के बीच में एंगल नहीं है, मतलब कि ऐसे क्राइटेरिया तो अप्लाई हम नहीं कर सकते। तो हम क्राइटेरिया कौन सा अप्लाई करेंगे सर, राइट एंगल है उसके सामने हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल और हाइपोटेन्यूस दोनों इक्वल है। सो बाय आरएचएस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन पी। डन है भाई। ओके सर, हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, इससे हमारा फायदा क्या होगा सर, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए एम की वैल्यू और पी एन की वैल्यू इक्वल हो जाएगी सीपीसीटी पर से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अपन बात करे थे। तो देयरफॉर ए एम इज इक्वल्स टू पी एन, रीजन में मैं लिख देता हूं सीपीसीटी। चलो डन है, इतनी चीज समझ गए। अब ध्यान से देखना सर, आप ए एम की जगह पर ए बी बाई टू लिख सकते हो, बिल्कुल, और पी एन की जगह पर पी क्यू बाई टू। तो यहां पर मैं वो चीज चेंज कर देता हूं, ए एम की हटा के उसकी जगह पर मैं लिख देता हूं ए बी बाई टू, और पी एन को हटा के उसकी जगह पर मैं लिख देता हूं पी क्यू बाई टू। सो देयरफॉर ए बी बाई टू इज इक्वल्स टू पी क्यू बाई टू। सर आमने सामने से टू टू कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, जो हमें प्रूव करना था कि हमारे दोनों कॉर्ड्स जो है वो इक्वल लेंथ के हैं। तो ये दो थ्योरम बेटा अपन अच्छे से याद रखेंगे कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। ये वाला उसका हमने कन्वर्स पढ़ा सर, कि अगर दो कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट है, तो उन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब इसी का थोड़ा आगे फर्दर कैलकुलेशन करके इन लोगों ने ऐसा कुछ प्रूव करने का ट्राई किया है कि जो कॉर्ड बड़ा होता है ना वो सेंटर से नजदीक होता है, जो कॉर्ड छोटा होता है वो सेंटर से दूर होता है। अब सर ये तो लॉजिकली सोचेंगे, इसको प्रूव की जरूरत नहीं होगी। समझो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, आपने सर्कल की सिमेट्री के बारे में मेरे साथ पढ़ा था। सिमेट्री क्या होती है कि सर जैसी चीज ऊपर होती है वैसे नीचे होती है। अब सर समझो, अगर मैं सर्कल के ये दो पॉइंट्स की बात करता हूं, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया ए, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया है बी। अब समझो इधर से अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट हो, इधर मैं लेता हूं पी और इधर मैं लेता हूं क्यू। सोचो, आप जैसे जैसे सर्कल में ऊपर जाते जाओगे, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, है कि नहीं। सर्कल ऐसे ही तो क्लोज होता है सर, तभी तो वो बंद हो जाता है। अगर खुलता रहता तो वो सर्कल बनता ही नहीं, तो कुछ अजीबोगरीब डायग्राम बन जाता। यहां पर क्या हो रहा है सर, जैसे जैसे आप सर्कल में आगे बढ़ रहे हो, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर बार डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, जब आप सेंटर के नजदीक जाते हो तो डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है। सेंटर वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, डायमीटर जो होता है अपना वो। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई लेट ए बी एंड डी, यहां पर मैंने पी और क्यू नाम दिया, अपन इसको हटा देते हैं भाई, समझो अपन नीचे कहीं पर ले देते हैं, या फिर इसके अकॉर्डिंग जाना है।
इसके अकॉर्डिंग जाते हैं। चलो रुको, सेटिंग बाय इरेजर है हमारे पास, चलो इरेज कर देंगे भाई इसको, इस पूरे को इरेज कर देते हैं भाई, हटाओ। चलो एक सर्कल अपन परफेक्ट सर्कल बनाने का ट्राई करते हैं इसमें। यहां से अपना बन जाएगा एक सर्कल, ठीक है। चलो इस सर्कल के ऊपर समझो ये अपना सर्कल का सेंटर है O, डन है। इधर मैंने एक पॉइंट लिया है AB, इधर मैंने पॉइंट लिया है AB, इधर मैं एक पॉइंट लेता हूं D, और इधर एक पॉइंट में लेता हूं E। अब देखो आपको क्लियरली दिख रहा है, लेट AB एंड D बी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C। यहां पर इन लोगों ने सेंटर को C नाम दिया हुआ है, चलो C बोल देते भाई इसको। चलो यहां पर अपना जो सेंटर है, सेंटर को हमने नाम दे दिया C। क्या बोला आगे, सपोज AB इज ग्रेटर देन D, मतलब कि AB जो है उसकी लेंथ D से बड़ी है। अगर आप A से लेकर B को ज्वाइन करोगे, A से लेकर B को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनेगी, और D से लेकर E को ज्वाइन करोगे तो दूसरी एक लाइन बनेगी। सर क्लियरली दिख रहा है AB जो है वो D से बड़ा है, AB इज ग्रेटर देन D। ओके डन है सर। द डिस्टेंस फ्रॉम C टू AB, द डिस्टेंस फ्रॉम C टू AB, AB का C से डिस्टेंस इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम C टू D, C का D से डिस्टेंस। देखो भाई कौन सा डिस्टेंस बड़ा होगा, समझो इसको मैं नाम दे देता हूं P, इसको मैं नाम दे देता हूं Q। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा है CP, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा डिस्टेंस है CQ। बोलो कौन सा डिस्टेंस बड़ा मिलेगा, CP बड़ा है या CQ बड़ा है। सर क्लियरली दिख रहा है CQ बड़ा हो रहा है, मतलब कि जो कॉर्ड बड़ा होता है वो सेंटर से ज्यादा नजदीक होता है, जो कॉर्ड छोटा होता है वो सेंटर से ज्यादा दूर होता है। क्यों, क्योंकि सर्कल में सर एक पॉइंट पे जीरो होता है, डिस्टेंस जीरो होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो सेंटर पे आगे एकदम मैक्सिमम हो जाता है, फिर वापस से डिक्रीज होना चालू करता है। तो सेंटर के आप जितना नजदीक होंगे दो पॉइंट्स, उनका डिस्टेंस उतना ही ज्यादा, सॉरी उनका मेजरमेंट उतना ज्यादा होगा, बट सेंटर से डिस्टेंस उतना ही छोटा होगा। सेंटर से जितना दूर जाओगे आपका कॉर्ड उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये एक थ्योरम अपन याद रखेंगे, मेमोराइज रखेंगे, फंडा क्लियर रखेंगे। इसको प्रूफ की कोई अपने को अभी जरूरत है नहीं, इसका प्रूफ पूछा भी नहीं जाता बेटा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। पहले तो आर्क क्या होता है, अपने राउंडर का यूज करके आर्क बनाई होगी, है ना, कि अगर आप राउंडर को पूरा नहीं घुमाते, अगर पूरा घुमाते हो तो सर 360 डिग्री सर्कल बन जाता है, लेकिन अगर आप छोटा सा हिस्सा ही देखो तो वो क्या बनाता है, आर्क बनाता है। समझो अगर मैं ये बात कर रहा हूं, ये सर्कल है अपना, ये अपना सेंटर O है, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया A और यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया B। समझो अगर मैं यहां पे मेरे राउंडर का पॉइंट रखता O पे और पेंसिल में रखता A पे, पूरा सर्कल बनाने की जगह पर मैं सिर्फ A से लेकर B तक ही जाता, तो उस चीज को मैं क्या बोलता, आर्क बोलता। तो सर्कल जो है, आर्क जो है वो सर्कल का हिस्सा होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब सर्कल में दो टाइप्स की आर्क होती है, ये जो है ये छोटी वाली आर्क है, इसे बोला जाता है माइनर आर्क, और उसके अलावा वाला जो हिस्सा है ना वो बड़ा वाला है, तो इस आर्क को इन लोगों ने नाम दिया है मेजर आर्क, ठीक है। दो टाइप की आर्क होती है, छोटी वाली आर्क को माइनर आर्क बोलेंगे, बड़ी वाली आर्क को मेजर आर्क बोलेंगे। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो आर्क है वो सर्कल पे कहीं पर भी एंगल सबटेंड कर सकता है। बिल्कुल, कैसे सर, अगर मैं A को ज्वाइन करूं O से और B को भी ज्वाइन करूं O से, तो ये वाली जो आर्क है AB, वो इधर सेंटर पे कुछ एंगल क्रिएट कर रही है, यहाँ पे देखो कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर का मतलब कॉर्नर पे एंगल्स बनते हैं जनरली। तो सर A को मैंने O से ज्वाइन किया, B को भी मैंने O से ज्वाइन किया, तो यहां पर बीच में कहीं पर मेरे पास एक एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, इस एंगल को बोला जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ठीक है। इसे ही बोलेंगे अपन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, यानी कि एंगल जो है वो आर्क ने सबटेंड किया है। अच्छा एक और चीज, यहां पर जो एंगल है वो कहां पे बन रहा है भाई, ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछो कि सर ये जो एंगल है वो कहां पे फॉर्म हो रहा है। सो इट्स फॉर्मिंग एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। सर क्यों ऐसे स्पेसिफाइड लोकेशन के साथ आपने बोला, क्या ये और किसी जगह पर भी एंगल बना सकता है? बिल्कुल भाई। अब समझो इस A और B को मैं सेंटर पे नहीं बट किसी फर्दर पॉइंट पे अगर कनेक्ट करूं, समझो यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया P, A को मैंने P से ज्वाइन किया, B को भी मैंने P से ज्वाइन किया, तो यहां पर भी एंगल बन रहा है सर।
दिस एंगल इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द आर्क ए बी। दोनों एंगल जो है वो आर्क ए बी ही बना रही है, बट दोनों की लोकेशन अलग अलग जगह पर है। ये वाला जो है ये सेंटर पे है, और ये वाला सर पॉइंट पी है, और पॉइंट पी कहां पे लाई कर रहा है? पॉइंट पी इज ऑन द सर्कल। सो हम यहां पे बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, इट विल बी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है भाई, तो आर्क जो है वो बहुत अलग अलग जगह पे एंगल्स फॉर्म कर सकती है। वो सेंटर पे भी बना सकती है, सर्कल की जो मेजर आर्क है उसके ऊपर भी एंगल फॉर्म कर सकती है, ये माइनर आर्क के ऊपर भी एंगल बना सकती थी। तो मतलब आप जहां पर ज्वाइन करो वहां पे एंगल बनेगा सर, सिंपल लॉजिक है। जिस पॉइंट पे आप ज्वाइन करोगे वहां पे वो एंगल बना देगी। अब ये दो आपके चॉइस होगी कि आप सेंटर पे बना रहे हो या सर्कल के किसी पॉइंट पे बना रहे हो, मेजर आर्क पे बना रहे हो, माइनर आर्क पे बना रहे हो, ठीक है। बट क्या पॉइंट याद रखेंगे कि अपना जो एंगल है वो ए से लेकर बी, इन दोनों को कनेक्ट करना चाहिए किसी पॉइंट पे, तभी उसे बोला जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ठीक है। और ये जो है हर बार सेम आर्क से एंगल बने हुए होने चाहिए, तभी आगे वाला थियरम काम करेगा, वरना आगे वाला थियरम बोल देगा कि भाई नहीं, मेरे को जॉब नहीं करनी, मैं रिटायर हो रहा हूं, ठीक है। चलो क्या बोला हुआ है? द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक एंगल जो है वो सबटेंड हुआ है, कहां पे सबटेंड हुआ है? एट द सेंटर ऑफ सर्कल पे सबटेंड हुआ है। वो कैसा होता है? इस डबल, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा सेंटर वाला, वो क्या होगा? डबल होगा, दुगना होगा। किससे दुगना होगा? डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। अपनी जो आर्क है उसके अलावा के किसी भी पार्ट पे, यानी कि मेजर आर्क की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। क्या बोल रहे हैं लोग कि अगर आपकी कोई आर्क है, समझो ये अपनी आर्क है ए बी, सर अगर मैं सेंटर पे ज्वाइन करूंगा, समझो इस सेंटर का नाम ओ है अपना, ए को अगर मैं ओ से ज्वाइन करता हूं, बी को भी मैं ओ से ज्वाइन करता हूं, तो यहां पर सर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। क्या नाम होगा इस वाले एंगल का? सर इस वाले एंगल का नाम होगा एंगल एओबी। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है, एंगल एओबी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये वाला एंगल कैसा है? डबल है। ये किसी और से डबल है, ये खुद से डबल नहीं, इसको आप इंटू 2 से नहीं मल्टीप्लाई करोगे। अगर किसी बंदा, किसी, समझो अगर मैं बात करता हूं कि ये पेन है और ये मैं, ठीक है, पेन का वजन समझो 5 किलो है और मेरा वजन 10 किलो है, ठीक है, हल्का फुल्का एकदम इंसान हूं मैं। पेन का वजन कितना? 5 किलो, मेरा वजन कितना? 10 किलो। किसका ज्यादा हुआ, पेन का या मेरा? सर आपका, ऑफकोर्स। अच्छा, किसके वेट को आप इंटू 2 करोगे? मेरे वेट को इंटू 2 करोगे या पेन के वेट को इंटू 2 करोगे? सर ऑफकोर्स, अगर मेरे को पेन को आपके वेट जितना बनाना है तो मैं 5 को इंटू 2 करूंगा, तो जो छोटी वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई होती है, बड़ी वैल्यू नहीं। यहां पर ये लोग क्या, अच्छा यहां पर मैं क्या बोलूंगा? करण सर इज डबल द वेट ऑफ पेन। पेन क्या? पेन। करण सर का वजन पेन के वजन से डबल है, तो क्या मैं मेरे वेट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या पेन के वेट को? सर ऑफकोर्स पेन के वेट। तो यहां पर भी ये सेम चीज अपन याद रखेंगे, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल। ये वाला जो एंगल है वो डबल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये किसी के कंपैरेटिवली डबल है। अब किसके कंपैरेटिवली डबल है वो भी बताया इन लोगों ने। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, इसी आर्क अगर कोई दूसरी जगह पे एंगल सबटेंड करती है आउटसाइड द आर्क, ठीक है, ऑन दी सर्कल बट आउटसाइड द आर्क, इस वाले आर्क पे एंगल होना चाहिए, नहीं उसके अलावा, यानी कि मेजर वाले एंगल पे, मेजर वाले आर्क पे कहीं पर भी आप एंगल बना दो। समझो मैं यहां कहीं पर एक पॉइंट पी ले लेता हूं, यहां पर मैं एक एंगल बनाता हूं, इसका मैं कलर येलो रखता हूं भाई, ओके सर। अच्छा ये वाला एंगल का नाम क्या होगा? सर ये वाला अपना छुटकू सा जो एंगल है, छुटकूराम एंगल, इस वाला एंगल का नाम होगा एंगल ए पी बी। इस एंगल का नाम क्या हो रहा है? एंगल ए पी बी। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये सेंटर वाले जो भाई साहब है, ये जो सेंटर वाला एंगल है वो इस छुटकू वाले एंगल से दुगना है। एंगल एपीबी की जो भी वैल्यू होगी उससे ये कैसा होगा? डबल होगा, ट्वाइस होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब ये प्रूव करेंगे कैसे? ये प्रूव करने के लिए हमें वापस से ट्राइंगल पढ़ना पड़ेगा, ट्राइंगल की बहुत जरूरत पड़ेगी।
क्यों? एक स्पेशल टाइप के ट्राइंगल की मैं बात करता हूं। ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपने अगर सुना हो, आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये होता है बच्चा कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल, किसी भी एक ट्राइंगल की, सॉरी, किसी भी एक ट्राइंगल, ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती है सर? 3 साइड्स होती है। अगर उन 3 में से कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल होती है तेरे पास, 3 में से कोई भी 2 साइड्स कैसी हो? इक्वल हो। समझो मैंने यहां पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये है मेरा ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की खास बात क्या है? ये आइसोसेलेस है, मैंने ऐसा बोला। तो इसकी 3 में से कोई भी 2 साइड्स कैसी होगी? इक्वल होगी। कोई भी 2 साइड्स हो सकती है, जरूरी नहीं कि ए बी और बी सी ही हो, ए बी और ए सी हो, बट 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। कोई भी 2 होगी वो चलेगा। समझो अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि भाई ए बी और ए सी कैसा है? इक्वल है। सर अगर मेरे ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल है, अब समझो ट्राइंगल में साइड्स के अपोजिट में, अब समझो अगर आप ए बी पर बैठ के यहां पर इस पॉइंट पे बैठ के तीर चलाओगे, सर तीर किसको लगेगा? सी को लगेगा। यहां पर बैठ के मैंने तीर चलाया, ये किसको लगेगा? सर बी को लगेगा। तो खास बात क्या है? अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है, अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है, तो उन साइड्स के सामने वाले जो एंगल्स होते हैं ना, उन साइड के सामने वाले एंगल वो भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ए बी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल सी। ए सी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल बी। ये एक थियरम आता है ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का ये थियरम है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है उसका, ठीक है। तो इस चीज का अपन यूज करने वाले, इस वजह से मैं बता रहा हूं कि अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है, तो उसके सामने वाले एंगल्स भी कैसे होता है? इक्वल होता है, ठीक है। इसका यूज अपन करेंगे, ठीक है। मैं पलट देता हूं, अपने पास एक एक्स्ट्रा पेज है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। जो यहाँ पर अपन बनाएंगे, एक अच्छा सर्कल बनाने का ट्राई करते हैं भाई। इधर गया, ये रहा। चलो ये अपना हो गया सर्कल, इधर नहीं बनाना है भाई। भाई साहब, चलो ये हो गया अपना सर्कल। हमें क्या बोला हुआ है कि अगर मेरे सर्कल के ऊपर एक आर्क है जो सर्कल के सेंटर पे और मेजर आर्क पे कहीं पर एंगल बना रही है, ठीक है। समझो ये अपना हो गया सर्कल का सेंटर ओ। यहां पर मैं लेता हूं ए पॉइंट और यहां पर मैं लेता हूं बी पॉइंट। ए और बी क्या बना रही है? आर्क बना रही है। अगर मैं ए को ओ से ज्वाइन करूंगा और बी को ओ से ज्वाइन करूंगा, तो यहां पर एक एंगल बनेगा। दिस इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। और इसी आर्क को अगर मैं किसी और पॉइंट पे ज्वाइन करता हूं, समझो मैंने यहां पे ज्वाइन किया, इसको मैं नाम देता हूं पी पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर भी एक एंगल बन रहा है सर। ये वाला एंगल हमें डबल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहला हम काम करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो P में से पास हो रही हो और O में से भी, ठीक है। हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी है, यहां पे मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी कि अगर कोई चीज आप खुद से ड्रॉ कर रहे हो उसमें तो की बात है। तो हमने यहां पे क्या ड्रॉ किया सर? एक लाइन ड्रॉ करी, इसको मैं नाम देता हूं क्यू, नाम देता हूं भाई। ड्रॉ ओ क्यू which is passing from the center O, ठीक है। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है ओ क्यू, सॉरी पी क्यू, पी क्यू है भाई, जो किस में से पास हो रही है सर? ओ में से पास हो रही है। अब ध्यान से देखो, आप लोगों को यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये पहला ट्राइंगल, ठीक है। मैं एक साइड के ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, दूसरी साइड वाले ट्राइंगल में नहीं पढ़ेंगे अपन। उसमें हम सिमिलरली लिख लेंगे कि भाई इस साइड हो रहा है तो सिमेट्री रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी साइड भी होगा, ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं वो ट्राइंगल दिखूं तो वो मेरे को ऐसा कुछ दिखेगा, है कि नहीं? यहां पर P पॉइंट है, यहां पर A पॉइंट है और यहां पर अपना O पॉइंट है। यहां पे जो सीधी लाइन जा रही थी वो Q है ही अभी। बट अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, सोचो सर, O सेंटर है और P सर्कल के ऊपर है। O सेंटर है और P सर्कल के ऊपर है। तो सर O से लेकर P को क्या मैं रेडियस बोल सकता हूं? बिल्कुल बोला जाएगा। OP अपनी रेडियस है। सर O सेंटर है और A जो है वो भी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो मतलब कि OA भी रेडियस है। और इन दोनों का मेजरमेंट कैसा होगा? इक्वल होगा सर।
तो सर मतलब कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा बच्चा? बिल्कुल सर, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस बन जाता है। अब अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो इस वाली साइड के सामने वाला एंगल कौन है? एंगल ओ, सॉरी पी। अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूं तो पूरा नाम क्या होगा? एपीओ। देयरफॉर एंगल एपीओ इज इक्वल्स टू इसके सामने वाला मतलब ये वाला एंगल, क्या नाम होगा इसका? ओएपी या फिर पीएओ, एंगल पीएओ। ये दोनों इक्वल होगी, इन दोनों को समझो मैं मान लेता हूं एक्स। ये दोनों का मेजरमेंट मैंने क्या ले लिया? एक्स। ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल भी कितना होगा? एक्स होगा। ठीक है, मैंने उन दोनों एंगल को नाम दिया है सिर्फ क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ओके सर। रीजन क्या लिखेंगे? तो रीजन में हम लिखेंगे बेटा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ओके सर। यहां पर से पर फायदा क्या हुआ? अब ध्यान से देखना भाई, बहुत फंटास्टिक चीज पढ़ाऊंगा। मेरे को ये बताओ, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री होता है सर, बिल्कुल पढ़े हुए हैं। इन ट्रायंगल पीएओ, चलो ये वाला एंगल कितना है? एक्स। ये वाला एंगल कितना है? एक्स। और इस वाला एंगल का नाम क्या होगा? पीओए नाम होगा सर। एक्स प्लस एंगल पीओए इज इक्वल्स टू 180। ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल में पढ़ा था। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ओके, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? 180। सॉरी, एंगल पी थोड़ी है, एंगल पीओए। 2x प्लस एंगल पीओए इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 180 डिग्री। अगर मैं प्लस 2x को बेटा सामने भेज रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल पीओए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2x। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसका में काम है भाई, बहुत जोरों से काम है। अब इस वाली लाइन पे वापस आ जाओ। ये जो अपन ने येलो कलर की डॉटेड लाइन बनाई है, यहां पर अपना P पॉइंट है सर, यहां पर O है, यहां पर अपना Q पॉइंट है, O से अपना यहां पर A भी जा रहा है। अच्छा, ये वाला एंगल हमें मिला सर POA। इस वाले एंगल का मेजरमेंट हमें मिला सर अभी अभी, कितना मिला? 180 माइनस 2x। अच्छा, अगर मुझे ये बाहर वाला एंगल ढूंढना हो तो सर ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पर आए गए दो एंगल्स। सर ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर है तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 180 है कि नहीं? एंगल POA प्लस एंगल AOQ। नाउ एंगल POA प्लस एंगल AOQ इज इक्वल्स टू 180। रीजन में मैं लिख रहा हूं लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। सर POA का मेजरमेंट हमारे पास है 180 माइनस 2x। POA का मेजरमेंट अपने को कितना मिला? 180 माइनस 2x मिला, प्लस एंगल AOQ इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, और AOQ कितना मिला? 180। सर ये दोनों चीजों को मैं सामने शिफ्ट कर देता हूं तो एंगल AOQ मेरा कितना हो जाएगा? 180 प्लस 180 सामने जाएगा तो माइनस 180, माइनस 2x सामने जाएगा तो प्लस 2x। सर प्लस 80 माइनस 180 कट हो जाएगा, तो इसके ऊपर से अपने को कितना पता चला कि सर एंगल AOQ जो है वो अपने को कितना मिला? 2x। ये वाला जो एंगल है इसका मेजरमेंट हमारे पास 2x है। डन है भाई? ओके सर, इस वाला एंगल का मेजरमेंट 2x मिला। अब सेम टू सेम चीज अगर मैं दूसरी साइड करूं तो सर दूसरी साइड सेम चीजें होगी। हाँ, एंगल जरूरी नहीं कि ये वाला x हो, वो y भी हो सकता है। वो कितना एंगल है वो अपने को मालूम है नहीं, बट समझो उसको मैं अज्यूम करता हूं y। इस साइड वाले एंगल को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं? y अज्यूम कर लेता हूं। तो अगर सर ये वाला x था तो ये 2x मिला, ये वाला y है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो मैं सिमिलरली करके लिखूंगा, ये सब वापस से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हम क्या अज्यूम करेंगे भाई? एंगल BPO, एंगल BPO इज इक्वल्स टू y एंड देयरफॉर एंगल BOQ, एंगल BOQ वो कितना हो जाएगा? 2y। अब ध्यान से देखना भाई, सर ये दोनों एंगल्स मिला के, ये दोनों एंगल्स को अगर आप ऐड करो, सोचो ये वाला एंगल कौन सा है? AOQ है, और ये वाला एंगल कौन सा है? BOQ है। ध्यान से देखना भाई, AOQ और ये वाला एंगल कौन सा होगा? BOQ।
सर ये दोनों एंगल्स को अगर आप प्लस करोगे तो बड़ा सा एंगल बनेगा, इस बड़े से एंगल का नाम क्या होगा? AOB होगा सर। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, एंगल AOQ प्लस एंगल BOQ इज इक्वल्स टू कौन सा एंगल बनेगा? सर ये वाला एंगल बनेगा, AOB इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल AOB। ध्यान है भाई, समझ आ रहा है? बहुत, हाँ ये थियरम 5 मार्क्स, तो इसको याद रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप याद रखनी पड़ेगी। पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर से हमने एक इंटीरियर एंगल ढूंढा, उस इंटीरियर एंगल के ऊपर से अपने बाहर वाला एंगल ढूंढा, फिर बाहर वाला एंगल का हम रिलेशन देख रहे हैं अभी। AOQ हमें कितना मिला था सर? 2x मिला था, यहां पर मैंने लिख दिया 2x। BOQ हमें कितना मिला? 2y इज इक्वल्स टू एंगल AOB। सर इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 बाहर निकाल दे तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एंगल AOB। ओके, अगर मैं 2 डिवीजन में भेजूंगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल AOB डिवाइडेड बाय 2। अगर आप डिवाइडेड बाय 2 वाला स्टेप नहीं भी करना चाहते तो भी चलेगा, क्योंकि आप डबल प्रूव करना चाहते हो तो हाफ की जरूरत नहीं। चलो तो रहने दो, 2 टाइम्स। अब ध्यान से देखो, अरे आजा भाई पेन। x प्लस वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप x और y कहीं पर दिख रहा है? छुटकू दिख रहे होंगे भाई, ये रहे देखो ऊपर, ध्यान से। सर ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल y। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दूं, ये दोनों एंगल्स को अगर आप मिला लो, तो सर ये वाला एंगल फॉर्म होगा, और इस वाले एंगल का नाम क्या है? APB। यानी कि x प्लस वाई की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AOB है। तो सर हो गया ना प्रूव, अपना जो एंगल AOB जो है वो 2 टाइम्स है एंगल APB से, यानी कि सर्कल के सेंटर वाला जो एंगल है वो सर्कल पे बनने वाला एंगल से हर बार कैसा होगा? डबल होगा। क्लियर है भाई? तो ये मोस्ट टाइम पे थ्योरम है जो आपको याद रखना पड़ेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब इसका यूज करके आप एक और चीज ऐसे भी डिराइव कर सकते हो, इन लोगों ने कोरोलरी नाम दिया कि भाई एक चीज के ऊपर से अगर आप दूसरी चीज प्रूव कर रहे हो तो की बात। समझो, यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, यहां पर A पॉइंट है, यहां पर B पॉइंट है, समझो ये डायमीटर है। सर अगर ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बिल्कुल सर। अब सोचो A और B, क्या मैं इसे आर्क तो बोल ही सकता हूं सर, ये एक टाइप की आर्क ही है। अब अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में एक एंगल बनाता हूं P पर, ये वाला एंगल कितना होगा? सर अगर ये 180 है तो ये उसका हाफ होगा, ये पूरा 180 है तो ये कितना होना चाहिए? 90। और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये सेमी सर्कल है। मतलब कि अगर सेमी सर्कल के अंदर आप कोई भी एंगल बनाओ A और B को यूज करके, तो ऑलवेज कितना बनेगा? राइट एंगल ही बनेगा, 90 डिग्री बनेगा हर बार। ठीक है, तो इसका एज अ कोरोलरी अपन यूज करेंगे आगे। ठीक है, जब यूज आएगा तो अपन और डेप्थ में पढ़ेंगे, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तब। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपना थियरम। इफ अ लाइन सेगमेंट AB joining 2 points AB subtends equal angle at 2 other points C and D that lies on the same side of AB। ध्यान से देखना डायग्राम, क्या बोला हुआ है अपने को? इफ अ लाइन सेगमेंट AB joining 2 points AB, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये अपना हुआ लाइन सेगमेंट AB joining 2 points AB subtends equal angles at two other points C and D। ये AB जो है वो दो दूसरे पॉइंट C और D पे कैसे एंगल बनाता है? इक्वल एंगल बनाता है। समझो एक पॉइंट C है और एक पॉइंट D है, A से लेकर C वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल कैसे बन रहा है भाई? इक्वल बन रहा है। और दोनों दैट लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ AB, जो AB के सेम साइड में लाई करे, या तो ऊपर या तो नीचे, यहां पर दोनों ऊपर के डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, देन ऑल 4 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सर्कल के अगर AB को ज्वाइन करके दो इक्वल एंगल बनाओगे तो वो दोनों पॉइंट्स कहां पर लाई करेंगे? ऑलवेज सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, बस ये याद रखना है। अब इसका एक और यूज है, देखो अगर AB के आप ऊपर जाओगे, ठीक है, AB के आप कहां पर जाओगे? ऊपर, और AB को यूज करके कहीं पर भी एंगल बनाओ, किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाओ, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये वाला भी ऑलवेज कितना मिलेगा? 30 से बोला जाता है एंगल इन सेम सेगमेंट। शायद आपने सेगमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि कॉर्ड से ऊपर वाला पार्ट होता है या कॉर्ड से नीचे वाला पार्ट, उसे सेगमेंट बोलते हैं। तो अगर दो एंगल सेम सेगमेंट में है,
इसे मेजर सेगमेंट बोला जाता है ऊपर वाले पार्ट को, इसे माइनर सेगमेंट बोला जाता है। तो अगर मेरे एंगल सेम सेगमेंट में होता है तो उनका मेजरमेंट भी हर बार कैसा होता है, इक्वल होता है। समझो अगर मैं ऊपर इधर कहीं पर भी अगर कोई एंगल बनाऊंगा तो इस वाले का एंगल भी कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, सर्कल के ऊपर बनना चाहिए बस, ठीक है ना। तो ये चीज याद रख लेनी है, इसका ज्यादा यूज नहीं, ये थियरम फालतू बकवास है। चलो नेक्स्ट थियरम, नेक्स्ट दो थियरम दोनों अच्छे थियरम है। साइक्लिक चीजों के बारे में बताता है, साइक्लिक क्या होता है, साइकिल चलाता है, नहीं साइकिल नहीं चलाता वो। साइक्लिक का मतलब होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल कि जो सर्कल के अंदर है, अंदर मतलब उसके चारों पॉइंट्स सर्कल को टच कर रहे हो। अगर बाहर चले जाओगे तो काम चलेगा नहीं, एकदम अंदर रह जाओगे तो भी काम नहीं चलेगा। इसे मैं साइक्लिक नहीं बोल सकता। क्यों सर? क्योंकि इसके दो ही पॉइंट्स सर्कल के ऊपर है। इसे भी आप साइक्लिक नहीं बोल सकते, इसके दो पॉइंट सर्कल के बाहर है। साइक्लिक मतलब क्या होता है, ऐसी चीज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल कि जिसके चारों ही जो पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, उसे बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमें क्या बोला है, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर आप अपने किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स को प्लस करोगे, अपोजिट एंगल्स यानी कि एंगल ए, उसके सामने कौन सा है, एंगल सी, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 180। अगर एंगल बी की बात करते हैं और एंगल डी की बात करते हैं, एंगल बी और एंगल डी जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं उनका एडिशन आपको ऑलवेज कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ये प्रूफ बड़ा आसान है इसका भाई। अब समझो, अगर मैं बात करता हूं यहां पर कहीं पर ओ पॉइंट है, बी से ओ ज्वाइन हो रहा है, ओ से डी ज्वाइन हो रहा है, ठीक है ना। समझो मैंने ऐसा डायमीटर ले लिया। सोचो अगर ये 180 डिग्री होगा तो ये वाला सर उससे हाफ हो जाएगा 90, ये 180 डिग्री होगा तो ये भी उसका हाफ हो जाएगा 90, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 हो गया सर। अब ये चीज हर बार जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, ठीक है, अगर थोड़े क्रॉस में डायगोनल्स हो गए तो भी चलेगा, है ना। आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा भी बन सकता है, इसे भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बोला जाएगा। समझो यहां पर अपना सेंटर ओ है, ए बी सी डी है, यहां पर बी को ओ से ज्वाइन किया, ओ को डी से ज्वाइन किया, ठीक है। अब सोचो सर ये वाला एंगल अगर मेरे पास, समझो समझो समझो, ये वाला अगर मैं बोलता हूं कि ये 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, ये 30 तो ये वाला उससे डबल हो जाएगा 60। अब हम रिफ्लेक्स एंगल जानते हैं सर, ये वाला ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा सर 300, और ये 300 है तो ये वाला उसका हाफ हो जाएगा यानी कि 150। अब इस 30 और इस 150 को ऐड करोगे तो एडिशन कितना मिलेगा, 180। यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम ऑलवेज कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इसके बाद वाला उसका कन्वर्स थियरम है, if two opposite angles of a quadrilateral add up to 180 degree then the vertices of the quadrilateral lies on the circle, they are concyclic, ठीक है। अगर किसी भी दुनिया के किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाले एंगल्स का एडिशन, समझो मैंने यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया एबीसीडी, ठीक है, समझो इसका ये वाला एंगल जो है ये 40 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है वो 140 है, तो इसका टोटल कितना होगा सर, 40 प्लस 140 180 हो जाएगा सर। मतलब कि ये चारों पॉइंट जो होंगे वो किसके ऊपर लाई कर रहे होगे, एक सर्कल के ऊपर लाई कर ही रहे होगे, फिक्स चीज है, हर बार होगा, ठीक है। तो ये दो थियरम याद रखेंगे। 11 वाला जो है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ये अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है देन इट विल बी कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर अपने 12 थियरम्स का काम होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइजेस के साथ। ट्राई करेंगे कि जितनी ज्यादा एक्सरसाइज एक लेक्चर में अपन कंटिन्यू में सॉल्व कर पाए उतनी ज्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक थियरम्स रेडी करो, क्राइटेरियाज रेडी करो और एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ धड़ाकेदार आगे के लेक्चर्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, राधे राधे।